Welcome to Key to Pharmacology. I am Dr. Sehrish Zafar, and those who are new here, I am an Associate Professor of Pharmacology at CMS Lahore Medical College. Coming to the collecting tubule system, ये फाइनल साइट होती है जहाँ पे जो बचा कुचा सोडियम है ना नॉर्मली वो रीएब्जॉर्ब होता है. ऑलमोस्ट 5 to 8% आप कह लें कि जो सारे ऊपर वाले पार्ट्स में से रह गया ना वो यहाँ पे फाइनली रीएब्जॉर्ब हो जाता है. यहाँ पे जो भी रीएब्जॉर्प्शन होती है दैट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन. कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में एल्डोस्टेरोन डिपेंडेंट सोडियम रीएब्जॉर्प्शन होती है. वी ऑल नो कि एल्डोस्टेरोन का नॉर्मल फंक्शन है सोडियम रीएब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन. तो ये जो सोडियम रीएब्जॉर्प्शन है जो एल्डोस्टेरोन ने करानी होती है दैट इज अकरिंग इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल सिस्टम. इस जगह पे फाइनली डिसाइड होता है कि कितना सोडियम रीएब्जॉर्ब हो जाएगा और कितना सोडियम फाइनली अब यूरिन में चला जाएगा, बिकॉज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के आगे कहीं पे रीएब्जॉर्प्शन नहीं होती. उसके बाद फिर जो यूरिन कॉन्सेंट्रेशन है समझ लें वो डिसाइड हो गई. तो दिस इज़ द पार्ट जहाँ पे एल्डोस्टेरोन ने सोडियम को रीअब्जॉर्ब करने हैं, एंड ऑल्सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट जहाँ पे पोटेशियम एक्सक्रीट होनी है इनटू द ट्यूब्यूलर सेल. सो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट फॉर पोटेशियम एक्सक्रीशन. अब यहाँ पे जब हमने बार बार पहले कहा था कि लूप डायूरेटिक्स हाइपोकैलीमिया करती हैं, थायजाइड डायूरेटिक्स हाइपोकैलीमिया करती हैं. वाई? बिकॉज ये पार्ट यहाँ पे जो है ना वो पोटेशियम बैलेंस जो है उसको चेंज किया जाता है जब हम कोई डायूरेटिक दे रहे होते हैं. तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के ऊपर उसका इफेक्ट आता है एंड द नेट रिजल्ट इज पोटेशियम एक्सक्रीशन. अगेन हम इसको डायग्राम में देखेंगे कि क्यों. देयर इज एन इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन द सोडियम दैट इज कमिंग टू द कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड द सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम. अब होता क्या है, नॉर्मली जब कोई डायूरेटिक्स हम नहीं दे रहे, सोडियम रीअब्जॉर्ब होता जा रहा है जहाँ जहाँ उसने होना था, एंड द फाइनल सोडियम जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल तक आता है वो बहुत थोड़ी अमाउंट में होता है बिकॉज बहुत रीअब्जॉर्प्शन ऊपर हो चुकी होती है. सो दैट सोडियम इज रीअब्जॉर्ब्ड एंड इन टर्न पोटेशियम इज एक्सक्रीटेड. नॉर्मल है, ठीक है. इन द प्रेजेंस ऑफ डायूरेटिक्स, अगर ऊपर हमने कहीं डायूरेटिक्स दी हुई थी तो वहाँ पे सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ था. सो अ फ्लड ऑफ सोडियम इज नाउ प्रेजेंटिंग टू कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स. ढेर सोडियम आता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के पास क्योंकि ऊपर तो वो रीअब्जॉर्ब ही नहीं हुआ था, हमने तो उसका पंप ब्लॉक कर दिया था. नाउ दिस सोडियम is a huge load presenting to the collecting tubule. और collecting tubule का काम क्या है? सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, पोटेशियम एक्सक्रीशन. जितना ज़्यादा सोडियम का लोड आएगा कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में उतना ज़्यादा पोटेशियम एक्सक्रीट होगा ल्यूमन में, बिकॉज एल्डोस्टेरोन डिपेंडेंट pump is going to cause uptake of sodium ion in return in exchange of secretion of पोटेशियम आयन. जब हमने बहुत ज़्यादा कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को सोडियम प्रेजेंट किया बाय गिविंग अ डायूरेटिक अपस्ट्रीम, तो उस बहुत सारे सोडियम को रीअब्जॉर्ब करते करते बहुत सारा पोटेशियम एक्सक्रीट कर दिया वहाँ से हमने. दैट इज़ द रीज़न कि लूप डायूरेटिक्स कॉज हाइपोकैलीमिया एंड थायजाइड डायूरेटिक्स कॉज हाइपोकैलीमिया. क्योंकि जब ये अपस्ट्रीम सोडियम रीअब्जॉर्प्शन ब्लॉक करते हैं तो कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, एनहांस होती है, एंड इन डूइंग सो कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से पोटेशियम एक्सक्रीट होता है. अगर हम इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर को देखें, इट हैज़ गॉट अ प्रिंसिपल सेल एंड इंटरकलेटेड सेल. अगर हम प्रिंसिपल सेल देखते हैं तो देयर आर सोडियम चैनल्स विच आर कॉल्ड एपिथेलियल सोडियम चैनल्स जो सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं. ऑन द अदर हैंड वी कैन सी कि एल्डोस्टेरोन acts on its intracellular receptor because ये एल्डोस्टेरोन एक लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, ये सेल के अंदर अपने रिसेप्टर को बाइंड करता है. अब ये एल्डोस्टेरोन जब भी प्रोड्यूस होगा या इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एपिथेलियल चैनल्स, सोडियम चैनल्स, एज अ रिजल्ट मोर एंड मोर सोडियम विल बी रीअब्जॉर्ब्ड एंड ऑन द अदर हैंड मोर एंड मोर पोटेशियम विल बी एक्सक्रीटेड. एल्डोस्टेरोन सोडियम को रीअब्जॉर्ब करके इन रिटर्न दो आयंस के थ्रू आयनिक बैलेंस को न्यूट्रलाइज कर रहा है. वन इज द पोटेशियम आयन, द अदर इज द हाइड्रोजन आयन. एक लिमिट तक पोटेशियम एक्सक्रीट होगा और एक उसके साथ साथ हाइड्रोजन आयंस भी एक्सक्रीट होंगे. हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीशन एंड पोटेशियम आयन एक्सक्रीशन काउंटर कर रहे होंगे सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को. इसलिए जो डायूरेटिक्स ऊपर सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट कर रही हैं वो डाउनस्ट्रीम एट द लेवल ऑफ द प्रिंसिपल सेल्स पोटेशियम की एक्सक्रीशन बढ़ा रही हैं, क्योंकि अब यहाँ पे दिस सेल विल ट्राई कि वो मैक्सिमम सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर ले. इन एब्जॉर्बिंग दैट मैक्सिमम सोडियम इट विल बी सिक्रीटिंग हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द इंटरकलेटेड सेल एंड पोटेशियम आयंस
फ्रॉम द प्रिंसिपल सेल्स। एज अ रिजल्ट जब एक डायूरेटिक देंगे तो वो हाइपोकेलीमिया करेगी और एल्कलोसिस करेगी, क्योंकि हाइड्रोजन पोटेशियम आयंस को भी लूज करा रहे हैं। एल्कलोसिस डज नॉट हैपन इन द केस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। व्हाई? क्योंकि उनका मैकेनिज्म सोडियम के ऊपर प्राइमरीली डिपेंडेंट नहीं है। प्राइमरीली किसको ब्लॉक कर रहे हैं? वो बाइकार्बोनेट्स की अपटेक को ब्लॉक कर रहे हैं, और बाइकार्बोनेट लॉस की वजह से हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली एसिडोसिस में जा रही है। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स दो तरह के होते हैं। एक वो है जो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट्स हैं, जब एल्डोस्टेरोन इनहिबिट होगा तो मीडिएटेड एक्शंस जो है, जो मीडिएटेड सोडियम रीअब्जॉर्प्शन है, वो इनहिबिट हो जाएगी। देयर इज अनदर ग्रुप व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। इसमें जो ड्रग्स इंक्लूड होती हैं, दे आर एमिलोराइड एंड ट्राइमटेरिन। ये एल्डोस्टेरोन को एंटागोनाइज नहीं करते, ये प्योरली एपिथेलियल सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। बोथ ऑफ देम आर एक्टिंग ऑन द सेम सेल ऑन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, लेकिन उनका मैकेनिज्म डिफरेंस है। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट सच स्पाइरोनोलेक्टोन, एप्लेरेनोन एल्डोस्टेरोन को एंटागोनाइज करेंगी और एल्डोस्टेरोन मीडिएटेड सारे इफेक्ट्स को एंटागोनाइज करेंगी। लेकिन जो आपके पास एमिलोराइड या ट्राइमटेरिन है, दे आर स्पेसिफिकली ब्लॉकर्स ऑफ द एपिथेलियल सोडियम चैनल्स। इन अ केस जिसको हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स देंगे, एल्डोस्टेरोन का एंटागोनिस्ट देंगे, तो इन दिस केस पीछे से जो अगर सोडियम का बहुत ज़्यादा लोड आ रहा था, जिसको नॉर्मली क्या होना था कि एल्डोस्टेरोन ने बहुत ज़्यादा सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवाना था, नाउ वी आर गिविंग एन एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट और एन एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर, तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे वो जो मैसिव ओवरलोड ऑफ सोडियम आ रहा था, हम उसको रीअब्जॉर्ब नहीं होने दे रहे। एज अ रिजल्ट देयर विल बी नो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। जब ये बहुत सारा सोडियम हम रीअब्जॉर्ब नहीं होने देंगे तो उसके रिटर्न में बहुत सारा पोटेशियम भी हम एक्सक्रीट नहीं करेंगे और बहुत सारा हाइड्रोजन भी हम एक्सक्रीट नहीं होने देंगे। हमने वो जो साइकिल थी, जो एक ऑटोमेटिक साइकिल चल रही थी कि जब पीछे से बहुत ज़्यादा सोडियम ओवरलोड आता है तो उस सोडियम को कंजर्व करने के चक्कर में हम बहुत सारी पोटेशियम और हाइड्रोजन सिक्रीट कर देते हैं इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये सारा प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा बाय द पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। वो सोडियम को भी रीअब्सॉर्ब नहीं होने देंगी और इन रिटर्न जो पोटेशियम लॉस होना था वो भी नहीं होगा और जो हाइड्रोजन लॉस होना था वो भी नहीं होगा। दीज विल टिपिकली कॉज हाइपरकेलीमिया इफ गिवन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दे कैन ऑल्सो कॉज एसिडोसिस, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयंस को भी कंजर्व कर रही हैं। क्लिनिकली aldosterone antagonists such as spironolactone and eplerenone can be used in primary hyperaldosteronism। जिन पेशेंट्स में एल्डोस्टेरोन के लेवल्स इंक्रीज किए गए हैं प्राइमरीली बिकॉज ऑफ सम प्राइमरी रीजन, जिसका मतलब है कोई एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है, कोई हाइपरप्लेजिया है, देयर इज सम रीजन जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। कॉन सिंड्रोम है, एक्टोपिक एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन, दीज आर द कॉमन रीजंस। एक सेकंड क्लिनिकल यूज क्या है कि सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो जाए। अब ये सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म कहाँ पे होता है? हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में, लिवर डिजीज के पेशेंट्स में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट्स में। क्यों? बिकॉज हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि हार्ट फेलियर में या लिवर डिजीज में आपकी रेनिन एंजियोटेंसिन एक्सेस डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, उसकी वजह से एक्सेसिव एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन हो रही होती है। हमने हार्ट फेलियर में ये चीज रिवाइज की थी इन द पैथोफिजियोलॉजी के व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट तो किडनीज रेनिन प्रोड्यूस करती हैं, रेनिन आगे से एंजियोटेंसिन 2 प्रोड्यूस करता है एंड दैट एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट्स एल्डोस्टेरोन। दिस कॉजेस सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। Another very important clinical use of the potassium sparing diuretics is that we combine them with the thiazide or the loop diuretics। हम एक कॉम्बिनेशन में पिल बनाते हैं जिसमें थायजाइड के साथ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक होती है या फिर लूप डायूरेटिक के साथ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक होती है। वाई? क्योंकि ऐसी जो हम ड्रग बनाएंगे उसमें थायजाइड हाइपोकेलीमिया करा रही होगी और जो पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग्स हैं वो हाइपरकेलीमिया करा रही होंगी और ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे एंड द कॉम्बिनेशन ड्रग विल हैव नो इफेक्ट ऑन द पोटेशियम बैलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनमें आप पोटेशियम इम्बैलेंस अफोर्ड नहीं कर सकते, लाइक पेशेंट्स जो डाइजॉक्सिन ले रहे हैं, कार्डियक डिजीज में है, सो उनमें हम पोटेशियम इम्बैलेंस को अफोर्ड नहीं कर सकते। बिग कैट्जिंग में कुछ कॉम्बिनेशन में बताई गई हैं ड्रग्स। दिस इज जस्ट फॉर अ रिव्यू। पोटेशियम स्पेयरिंग एजेंट्स को हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड के साथ कंबाइन किया जाता है इन मल्टीपल डिफरेंट कॉम्बिनेशंस व्हिच आर सीन हियर। एल्डेक्टाजाइड, डायजाइड, जिसमें आप देख रहे हैं कि साथ में हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड को ऐड कर दिया जाता है। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स आर गोइंग टू कॉज हाइपरकेलीमिया बिकॉज उन्होंने पोटेशियम को एक्सक्रीट नहीं होने देना। दे विल कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्योंकि वो हाइड्रोजन को भी इन टर्न एक्सक्रीट नहीं होने दे रहे एंड इट कैन ऑल्सो कॉज एंडोक्राइन एब्नॉर्मैलिटीज। वाई? बिकॉज एल्डोस्टेरोन का जो स्ट्रक्चर है वो स्टेरॉइड होता है और ये एंड्रोजन्स के एक्शंस के साथ इंटरफेयर करता है। एंडोक्राइन एब्नॉर्मैलिटीज किस तरह की प्रोड्यूस हो सकती हैं? लाइक गायनिकोमैसिया, इम्पोर्टेंस और बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। नाउ वी कम टू द ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स का मेजर एक्शन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के ऊपर होता है। तो
ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स हैं, दे आर नॉन एब्जॉर्बेबल सॉल्यूट्स विच आर फ्रीली फिल्टर्ड एट द ग्लोमेरुलस बट दे आर नॉट रीअब्सॉर्ब्ड। जब ये एक दफा आईवी दिए जाते हैं तो ये ब्लड में जाके जब ये बोमन कैप्सूल में जाते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में, दे आर फिल्टर्ड इनटू द ट्यूब्यूलर ल्यूमेन, बट उसके बाद इनका साइज ऐसा बड़ा होता है ये रीअब्सॉर्ब नहीं होते और दे स्टे इन द ट्यूब्यूलर ल्यूमेन। अब एक इतनी हैवी चीज अगर ट्यूब्यूलर ल्यूमेन में रहती है तो वो अपने साथ वाटर को होल्ड कर लेती है। वो ट्यूबुलर ल्यूमेन में ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करती है विच होल्ड्स द वाटर इनटू द ट्यूबुलर ल्यूमेन बाय वर्च्यू ऑफ ऑस्मोसिस, जिसकी वजह से यूरिनरी वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है और ये यूरिनरी वॉल्यूम जो है इसमें वाटर का डायूरेसिस ज्यादा होता है, एक्सेसिव वाटर लॉस इस तरह के पेशेंट्स में हो सकता है और साथ में हाइपरनेट्रीमिया भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो मैकेनिज्म है वो प्योरली वाटर को ट्रैक कर रहा है। जो सॉल्यूट्स हैं हमारे वो प्राइमरीली वाटर को जो है वो ल्यूमेन में लेके आ रहे हैं, सोडियम उसी तरह ही रीअब्सॉर्ब होता जा रहा है और ब्लड के अंदर जो है वो वाटर कंटेंट कम हो रहा है, तो देयर मे बी अ पिक्चर ऑफ हाइपरनेट्रीमिया क्योंकि आपने वाटर कंटेंट ब्लड का डिक्रीज कर दिया है बिकॉज आपने बहुत ज्यादा वाटर का डायूरेसिस करवा दिया है। कहाँ पे यूज करेंगे हम ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स को? या तो हमने यूरिनरी वॉल्यूम इंक्रीज करना है। नाउ द कंडीशंस लाइक हेमोलिसिस और रैप्डोमायोलिसिस रिक्वायर कि हम किडनीज को वॉश आउट करें ताकि वहां पे मसल ब्रेकडाउन प्रोटीन या मायोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन वहां पे स्टे ना करे ल्यूमेन में और वो ल्यूमिनल इंजरी ना कॉज करे। सो वी वांट कि हम वहां पे किडनी वॉश आउट कराएं और वो वॉश आउट कराने के लिए हम उसको ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स दे सकते हैं। वी कैन गिव दीज टू रिड्यूस द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर और द इंट्राक्रेनियल प्रेशर, क्योंकि आप देखें कि अगर हम किडनीज में वाटर को होल्ड कर लेंगे तो किडनीज ने जब सारा वाटर होल्ड किया तो वो वाटर कहाँ से ले लिया? उसने ब्लड से। नाउ ब्लड के अंदर जो है वो फ्लूइड जब कम होगा तो ब्लड उसको कहाँ से लेगा? ब्लड विल एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द इंटरस्टिशियम बिकॉज ब्लड ने तो अपना वैस्कुलर इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम पूरा रखना है, तो इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम पूरा रखने के लिए वो इंटरस्टिशियम से लेगा। इंटरस्टिशियम में जब वाटर कंटेंट कम होगा तो वो इंट्रासेल्युलर वाटर को पुल करेगा। एक पुलिंग इफेक्ट क्रिएट किया जाता है बाय अ वेरी हैवी कंपाउंड जो कि ल्यूमेन ऑफ द किडनीज में बैठा हुआ है और वहां पे उसने पानी को अपने साथ जो है वो अट्रैक्ट किया है और वो पानी ब्लड में से आ रहा है। ब्लड का पानी जो खत्म हुआ था वो इंटरस्टिशियम में से ले रहा है। इंटरस्टिशियम अपना पानी कहाँ से पूरा कर रहा है? इंट्रासेल्युलर वाटर कर रहा है। और जिन सेल्स में वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा हुआ होता है जैसे सेरेब्रल एडीमा में सेरेब्रल जो सेल्स है, जो इंट्राक्रेनियल सेल्स है, उनके अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइड इकट्ठा हुआ होता है या फिर आपने इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज करना है तो आप इंट्रासेल्युलर वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ऐसे ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स दे सकते हैं। A relatively new drug group is called sodium glucose transport inhibitors or antagonists. ये जो SGLT2 है, sodium glucose co-transporter 2, the sodium glucose co-transporter 2 is responsible for reabsorption of glucose in the proximal convoluted tubule. हमने देखा था कि proximal convoluted tubule में co-transporter था जो sodium और glucose को transport करता था into the tubular cell. Drugs like dapagliflozin, canagliflozin, empagliflozin and epragliflozin are inhibitors of this pump. अब ये अप्रूव हुई हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। क्यों? बिकॉज वो पंप सोडियम और ग्लूकोज दोनों की रीअब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से जब आप ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करते हैं तो आप हाइपरग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करते हैं विच इज रिक्वायर्ड इन द पेशेंट ऑफ डायबिटीज। नाउ व्हाइल दे आर डिक्रीजिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज दे आर ऑल्सो डिक्रीजिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। फॉर दैट पर्पज जाहिर है कि यूरिनरी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा बिकॉज डायूरेसिस तो होगा। जब आप सोडियम रीअब्सॉर्ब नहीं होने दे रहे तो वाटर भी फॉलो करेगा और डायूरेसिस होगा। लेकिन इन एजेंट्स को प्राइमरीली डायूरेटिक्स के तौर पे नहीं दिया जाता एक्सेप्ट इन पेशेंट्स हु हैव गॉट हार्ट फेलियर। The current indication of SGLT2 inhibitors is either to treat diabetes or to treat patient who have heart failure with diabetes। क्योंकि हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में ये जो वॉल्यूम रिडक्शन है, सोडियम रिडक्शन है, ये पैरेलल जो है वो एडवांटेज प्रोड्यूस कर रही है। अदरवाइज एक नॉर्मल पेशेंट में आप इनको डायूरेटिक्स के तौर पे नहीं दे सकते क्योंकि वो हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करेंगे। देयर विल बी अननेसेसरी ग्लूकोज लॉस इन दैट पेशेंट। क्रिएट होता है तो दैट सर्व्स एज अ मीडियम फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं एंड स्पेशली इन डायबिटिक पेशेंट्स जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं उसमें यूटीआईज के चांसेस बढ़ जाते हैं। Until here we are done with all the drugs that promote salt excretion or sodium excretion. Now we are going to look at the antidiuretic hormone and its agonist and antagonist. Now antidiuretic hormone क्या है? एक hormone है which is produced by the anterior pituitary. It acts on the V2 receptors और वहाँ पे इसने diuresis को prevent कर। That means कि ये water को reabsorb कराएगा ताकि diuresis ना हो। ये इसका normal
hormonal action. कैसे कराएगा? It will act on the V2 receptors. उन V2 receptors के through cyclic AMP produce होगा, which will cause the production of certain proteins which are called aquaporins. ये aquaporins water channels हैं जो incorporate हो जाएंगे into the luminal membrane और वहां से water को reabsorb करेंगे. इस तरह से water की reabsorption होगी collecting tubule में और हम decide कर सकेंगे कि कितना amount of urine जो है वो produce होगा, कितना concentrated urine produce होगा या कितना dilute urine produce होगा. We can see in the collecting tubule there are cells. ADH acts on its receptor on the basolateral membrane, the V2 receptor, which causes cyclic AMP production, which causes insertion of aquaporins on the luminal side, resulting in reabsorption of water. ADH agonist like vasopressin, desmopressin will act on the V2 and V1 receptor. जब ये इन receptors के ऊपर act करेंगे तो aquaporins increase हो जाएंगी, water की reabsorption increase कर जाएगी और urinary volume reduce हो जाएगा because हमने water को ज़्यादा से ज़्यादा reabsorb कर लिया. Water reabsorb हो गया, urine में water content भी कम हो गया और urine concentrated भी हो गया. Small amount of concentrated urine will be produced. कहाँ पे यूज करेंगे हम इन ड्रग्स को? अगर किसी पेशेंट में सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है. सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस का मतलब ये है कि पिट्यूटरी ADH प्रोड्यूस नहीं कर रहा. ADH अगर प्रोड्यूस नहीं होगा तो एक्वापोरिन्स नहीं बनेंगे, वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा और देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन, जिसे हम कहते हैं कि पोलीयूरिया होगा पेशेंट में. इसको ट्रीट कैसे किया जाता है? बिकॉज द डेफिशिएंसी, द प्राइमरी प्रॉब्लम इज द डेफिशिएंसी ऑफ ADH. तो हम ADH एगोनिस्ट दे देते हैं. ADH एगोनिस्ट वही काम करेगा जो ADH ने करना था. एक्वापोरिन्स इंक्रीज करेंगे और वाटर की रीअब्सॉर्प्शन इंक्रीज कर जाएगी. वी कैन ऑल्सो यूज सर्टन ADH एंटागोनिस्ट इन सम कंडीशंस. कोनिवैप्टन उन्हीं रिसेप्टर्स को V1, V2 को ब्लॉक करेगा. मेक्लोसाइक्लिन साइक्लिक AMP को डिक्रीज करता है इन रिस्पॉन्स टू ADH. बोथ ऑफ देम आर एंटागोनाइजिंग द एक्शन ऑफ ADH इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. अब हम क्यों एंटागोनाइज करना चाहेंगे? जिस वक्त बहुत ज्यादा ADH प्रोड्यूस हो रहा हो. लाइक ऐसा ADH बहुत सारी कंडीशंस में हो सकता है. प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है. दैट इज बियॉन्ड आवर स्कोप राइट नाउ. कॉमनली स्पीकिंग कुछ पेशेंट्स जो ओल्ड एज में निमोनियाज के साथ आते हैं क्लिनिकली, उनमें अक्सर ऐसा ही ADH हो जाता हो. तो अगर हम ADH की एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रही है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है तो हमने उसको प्रिवेंट करना है. उसके लिए हम ADH एंटागोनिस्ट दे सकते हैं. ऑन द अदर हैंड अगर ADH के लेवल्स एलिवेट हुए हुए हैं बिकॉज ऑफ सम ट्यूमर दैट इज प्रोड्यूसिंग ADH तो उसके लिए भी हम उसके एंटागोनिस्ट दे सकते हैं. एंड इफ यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट वाटर, हम चाह रहे हैं कि पेशेंट के अंदर जो है वो फ्लूइड कंटेंट कम किया जाए तो ये ऑफ लेबल हम इसको यूज कर सकते हैं, बट जनरली स्पीकिंग ये अप्रूव नहीं है इस यूज के लिए. नाउ वी हैव डिस्कस्ड ऑल द ड्रग्स विच कम अंडर द चैप्टर ऑफ डायूरेटिक्स. एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जाता है वो है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट डायूरेटिक्स ऑन द pH और द यूरिनरी इलेक्ट्रोलाइट्स. अब बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि जो भी इफेक्ट यूरिनरी इलेक्ट्रोलाइट्स पे होगा वो ऑपोजिट होगा टू दी ब्लड इलेक्ट्रोलाइट्स. हम कहते हैं कि लूप डायूरेटिक्स हाइपोकेलीमिया कराती हैं. तो जाहिर है कि जब वो हाइपोकेलीमिया करा रही हैं तो उसका मतलब है कि वो ब्लड में पोटेशियम डिक्रीज करा रही हैं, तो फिर वो यूरिन में तो इंक्रीज कराएंगी. जो भी चीज यूरिन में ज्यादा होगी वो ब्लड में कम हो रही होगी, जो यूरिन में कम होगी वो ब्लड में ज्यादा हो रही होगी. दीज आर ऑलवेज ऑपोजिट टू ईच अदर, प्लीज रिमेंबर दैट. कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स सोडियम की एक्सक्रीशन कराते हैं तो यूरिनरी इलेक्ट्रोलाइट सोडियम इंक्रीज कर जाएगा. सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि ये इनका प्राइमरी टारगेट है. एंड ऑल्सो पोटेशियम भी इंक्रीज करेगा. pH डिक्रीज करेगा बिकॉज हमने बहुत ज्यादा बाइकार्बोनेट का लॉस करा दिया, तो pH डिक्रीज करेगी और पेशेंट में एसिडोसिस होगा. लूप डायूरेटिक्स सोडियम क्लोराइड को मैसिवली यूरिन में जो है वो उसकी अमाउंट को इंक्रीज करेंगे क्योंकि उन्होंने NK-CC2 ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक किया है, तो सोडियम और क्लोराइड दोनों जो है वो यूरिन में बढ़ गए. कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयंस के ऊपर लूप डायूरेटिक्स का कोई इफेक्ट नहीं है. पोटेशियम की एक्सक्रीशन इंक्रीज करेगा और pH जो है वो इंक्रीज करेगा जिसकी वजह से हाइपोकेलीमिया भी होगा और एल्कलोसिस भी होगा. बिल्कुल सिमिलर पिक्चर है थायजाइड डायूरेटिक्स के, लेकिन थायजाइड्स का थोड़ा सा जो है वो कम इफेक्ट है एज कम्पेयर टू दी लूप डायूरेटिक्स. पोटेशियम स्पेयरिंग एजेंट्स का जनरली थोड़ा सा इफेक्ट होता है कि जो बचा कुचा सोडियम होता है उसकी वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देते और पोटेशियम को वो एक्सक्रीट नहीं होने देते और हाइड्रोजन आयंस को वो एक्सक्रीट नहीं होने देते, जिसकी वजह से हाइपरकेलीमिया हो सकता है और एसिडोसिस हो सकता है. सो टू ऑफ द डायूरेटिक्स कॉज एसिडोसिस एंड टू ऑफ द डायूरेटिक ग्रुप्स कॉजेस एल्कलोसिस. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन and share and subscribe. Thank you.